गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कल मैंने आपको नैंड और नॉर गेट के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बेस्ड क्वेश्चन भी दिए थे जो अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन उसे सॉल्व जरूर कर लीजिए क्योंकि वो गेट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद के दोनों गेट्स हैं वो है एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। इनको थ्योरी बता देते हैं कि इनकी क्या होते हैं ये, लेकिन इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। हो सकता है 12th में दिया हो, 12th में भी नहीं है, या हो सकता है अगले साल इंट्रोड्यूस कर दें उसको 12th में। लेकिन अभी के में इन दोनों के बारे में बताएंगे कि मतलब इनकी वर्किंग कैसे होती है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में ये और नहीं इसके बारे में नहीं दिया जाएगा। मतलब इसके क्वेश्चन आपको उस पर नहीं करने होंगे। तो इसमें होता क्या है वो देख लीजिए। एक्स और गेट जो होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट का ही थोड़ा मतलब एडवांस वर्जन है, कि उसको और थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, ठीक है। तो और गेट से जो फिगर होती है उसी में ये इस तरह से और बना दिया जाता है पैरेलल लाइन, और उसके साथ दो इनपुट होता है। इसमें क्या होता है, ये साइन होता है, जो साइन आपको दिख रहा है ये वाला साइन होता है। तो इससे होता क्या है कि अगर दो इनपुट है एक्स और वाई और उसके बीच में और लगा हुआ, ये एक्स और लगा हुआ, तो उसका जो आउटपुट आएगा ये x * y डैश प्लस x डैश * y, ठीक है। तो ये दो इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट देता है। अब वो इनपुट 0 0 हो या 1 0 हो, वो इसी फॉर्मूले पे मतलब वो दोनों इनपुट यहीं पर आएंगे, उसके बाद यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहली बार अगर 0 है तो 0 एज इट इज 0 रहेगा, और 0 दूसरा भी 0 है, मान लीजिए इनपुट x = 0 है, y = 0 है, ठीक है। ऐसे केस में यहां पर x 0 = क्या आएगा, x + y जो भी है x और y जो आएगा वो आएगा 0 इनटू इसका कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 1 इनटू 0, ठीक है। मतलब यहाँ ये y डैश आएगा, y अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर अगर ये x और सेकंड पार्ट में यहाँ पर x डैश 0 है, मतलब x की वैल्यू ये x 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ ये x डैश होगा 1 आएगा। तो फाइनली वैल्यू आएगी आपकी 0 + 0 = 0, ठीक है। उसी तरह से दोनों इनपुट के लिए इस तरह से करेंगे, जो पहला आउटपुट आएगा x और y के लिए वो 0 होगा, दूसरा उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा तो वो आगे चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा तो इधर दोनों 1 हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे बाकी में यूज करते थे सेम वैसे ही है, बस यहाँ वैल्यूज को ये पूरा मतलब अगर दो इनपुट है तो उसके साथ ही पूरा एक आउटपुट जनरेट करने के लिए ये पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले इनपुट नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा दूसरे इनपुट के कॉम्प्लीमेंट से, और फिर एडिशन होगा पहले इनपुट के कॉम्प्लीमेंट से इनटू दूसरे इनपुट दूसरा नॉर्मल इनपुट के से का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे ये ऐड होगा, ठीक है। तो इनका ट्रूथ टेबल शायद पूछते हैं, वैसे वो भी नहीं पूछता है, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर में दिया हुआ है तो इसको एक्सप्लेन इसीलिए इसको एक्सप्लेन, ठीक है। तो अगर x और y दो इनपुट है और उसमें x और गेट को यूज किया गया है, तो x * y डैश प्लस x डैश * y, ठीक है। उसी तरह ये जो होता है x नॉट, इसको एक्सक्लूसिव नॉट, ये तो नॉट गेट आपने पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा अलग तरह का वर्जन है। इसका सिंबल ये होता है, ये नॉट गेट का सिंबल है, वो x नॉट गेट का सिंबल है, और वो x और गेट का प्लस बनाना सर्किल के अंदर। इसमें क्या होता है, दो इनपुट x और y है तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा और दोनों नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा और एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। अगर if x = 1 and y = 0, अगर ऐसे है तो इसमें आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर दिखाते हैं इसका आउटपुट क्या है। पहले वाला x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 इनटू y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 प्लस x 1 into 0, ठीक है। तो ये फाइनली 0 हो गया। 1 वाली केस में तो वही चीजें उसी तरह से चीजें हैं, थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये मतलब ये समझ लो ये एक तरह से आइडेंटिटी के फॉर्म में है। अगर इस तरह का कभी आता है तो उसको डायरेक्टली हम अगर x नॉट यूज करते हैं तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा, दोनों नॉर्मली मल्टीप्लाई होगा, एक दूसरे से ऐड होगा। लेकिन पहले मैंने बताया ये इसकी x और की फिगर है, ये x नॉट की फिगर में थोड़ा सा उसमें और में लाइन और पैरेलल लाइन बन जाती है, दोनों इनपुट कराते हैं। इसमें नॉर गेट आपको कल बताया था, नॉर में एक पैरेलल लाइन और बन जाएगी और दो x और y इनपुट कराएंगे और उसके बाद उसके हिसाब से ये आउटपुट आएगा, ठीक है।
देखो इसके बाद आपको इसके आगे जो मैंने बताया था कि इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं वो बताएंगे और जो थ्योरम होती है वो बताएंगे। एक डिमोर्गन्स थ्योरम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आगे बताएंगे। इन दोनों को ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वैसे भी कोर्स में तो दिया हुआ है लेकिन इसमें तो कोई बेस्ट खास कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर आगे 12th में आते हैं तो उसको फिर से और उस पर क्वेश्चन कराएंगे। मुश्किल नहीं है वही उसी तरह से, लेकिन इस पर कोई जब क्वेश्चन दिए ही नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का वो है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या है? एक टाइप का प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक एक्सप्रेशन दिया होगा, बुलियन एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें इस प्रिंसिपल का यूज़ करके उसका डुअल निकालते हैं। मतलब अगर ये प्रिंसिपल उस एक्सप्रेशन पे ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं उस एक्सप्रेशन का डुअल। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है, इसको 3 प्रिंसिपल हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं इस प्रिंसिपल के। इसको किसी भी एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं और एक नया एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। जो नया एक्सप्रेशन डिराइव होता है वो पुराने वाले एक्सप्रेशन का डुअल कहलाता है। उसको अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस पर हमसे अप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो नया एक्सप्रेशन बनेगा उसको बोलेंगे कि ये उसका डुअल है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें बहुत बड़ा आसान सा है, बस नाम से देखने में लगता है बहुत मतलब हैवी है लेकिन बहुत ईजी सा है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसमें कह रहा है चेंजिंग ईच और साइन टू एन एंड साइन, मतलब प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई पहला पॉइंट यही है कि अगर प्लस का साइन है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो ऑटोमेटिकली। दूसरा पॉइंट है अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वहाँ प्लस का साइन लगा दो। ठीक, प्लस के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन को प्लस से रिप्लेस करते हैं। और साथ ही साथ अगर वहाँ 0 और 1 दिए हुए हैं तो 0 दिया हुआ है तो उसको 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 दिया हुआ है तो उसको 0 से रिप्लेस करेंगे। ये इसके 3 पॉइंट हैं। देखो बोलने में नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन से भी समझाते हैं, बड़े ईजी, बहुत से ईजी सा है। बस ध्यान इसमें ये रखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर एक्सप्रेशन में प्लस साइन है तो उसका डुअल निकालते समय प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। और अगर एक्सप्रेशन में 0 और 1 का यूज़ हुआ है तो 0 और 1 का यूज़ हुआ है ओरिजिनल एक्सप्रेशन में तो 0 की जगह 1 से रिप्लेस कर देते हैं और 1 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। होता कैसे है, मान लीजिए दिया हुआ है एक एग्जांपल, फाइंड द डुअल ऑफ x प्लस 1। ठीक है, एक उदाहरण है, ठीक है, x प्लस 1 ना देखो क्योंकि इसे इजी कर सकते हैं। फाइंड द डुअल ऑफ x प्लस 0, एक एक्सप्रेशन है उसमें कह रहा है x प्लस 0 है एक एक्सप्रेशन, इसका डुअल निकालो। बहुत इजी है, x ही रहेगा, x y नहीं बदलेगा। x को कुछ नहीं करना है, x तो x ही रहेगा, प्लस के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस कर देते हैं, 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 * x तो ये आ गया, ये हो गया आंसर, हो गया हमारा जो डुअल निकला ये। जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर उसमें प्लस साइन लगा है तो मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो, 0 दिया है तो 1 से रिप्लेस कर दो, उसके बाद जो भी उसमें होगा वही 1 * x करेंगे, x आएगा, तो उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये x प्लस 0 का अगर डुअल निकालना है तो उसका डुअल आएगा x। कैसे, हमने प्लस को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया, 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया, x * 1 किया, आ गया x। तो ये तो सिंपल सा था। एक और थोड़ा डिफिकल्ट वाला बताते हैं। डिफिकल्ट का मतलब वो भी इजी है, एक लाइन में हो जाता है, इसका आंसर एक लाइन में आता है, कुछ करना ही नहीं है, बस सारे साइन रिप्लेस कर दो और रिप्लेस करने के बाद कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये अपनी बुक का ही एग्जांपल है, इजी सा है, कुछ साइन दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन x + 5। ठीक है, एक ब्रैकेट में इनटू x डैश प्लस z डैश, दूसरे ब्रैकेट में इनटू y प्लस z, तीसरे ब्रैकेट। ठीक है, 3 एक्सप्रेशन, इसमें कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पर 0 और 1 दिया नहीं है तो बस साइन को रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। देखो x ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर y ही रहेगा, ये एक रहेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा x डैश प्लस रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, z डैश, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस बन जाएगा, और ये y ही रहेगा, प्लस फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस कैलकुलेट कर लो, x * y xy प्लस z डैश x डैश z डैश x डैश z डैश प्लस y z।
इस एक्सप्रेशन का ये ड्यूअल कहेगा फाइंड द ड्यूअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द ड्यूअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर ये कहा जाए क्वेश्चन के ऊपर इस एक्सप्रेशन का ड्यूअल निकालो तो बस क्या ये एक लाइन का होता है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं, देखने में बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन बहुत इजी सा होता है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्लस के साइन को माइनस के साइन, प्लस के साइन को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करो, मल्टीप्लाई के साइन को प्लस से रिप्लेस कर लो, उसके बाद जो भी उसमें कहानी हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो रहा है प्लस कर दिया, ये आ गया। सिंगल एक लाइन का होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं होती है, बस ये होता है कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन पे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई करते हैं तो उससे एक नया एक्सप्रेशन फॉर्म होता है जिसको पुराने एक्सप्रेशन का डुअल कहा जाता है। ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये ऊपर वाला है और जो थर्ड लाइन में फाइंड हुआ है ये उसका डुअल है। फाइंड करने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई करते हैं, तीनों पॉइंट अप्लाई करते हैं, मतलब जहाँ पे भी जो भी पॉइंट अप्लाई हो जाए, कि प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई को प्लस से चेंज करेंगे, 1 को 0 से चेंज करेंगे, 0 को 1 से चेंज करेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं चेंज होता है। अगर ऐसा नहीं कि x है तो x डैश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, x ही रहेगा, y डैश ही रहेगा, z डैश रहेगा। लेकिन जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं और जो इनपुट वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन में भी आएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड फाइंड द डुअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। उसमें एक एक्सप्रेशन भी दिया होगा तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी भी लिखनी होगी, तो यही 3 मेन लाइन होती है, उसकी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो, तो जब थ्योरी आपको सेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे फिर से बताना, वैसे ये बहुत ईजी है, तुम पढ़ के ही समझ सकते हो, इसमें कोई समझाने वाली ऐसी बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। कुछ इसमें लॉज होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था इंटीजर वाले चैप्टर में, क्लास 6 में या किसी में रहा होगा, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, किसी चैप्टर में है वो, मैथमेटिक्स में है, क्लास 6 में भी है, ठीक है। तो उसी तरह वो सारे लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं, बूलियन अलजेब्रा में भी अप्लाई होते हैं। उनका कोई बहुत यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस चैप्टर का पार्ट है तो उसको भी एक बार बता देते हैं। देखो, सबसे पहला लॉ आता है इंडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। इन लॉज का यूज़ करके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ये लॉ आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, इसलिए इनको बताना ज़रूरी है। ये इस लॉ में जो बात बताई गई है वो आपको पहले से पता है, मैंने बताया भी है, लेकिन फिर भी अब ये दिया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा इसको बता देते हैं, 2-3 मिनट लगेगा। इंडेम्पोटेंस लॉ में क्या होता है, इसके 2 लॉ है, x + x = x होता है और x × x = x होता है, ठीक है। देखो ये तो है, मतलब ये तो सीधे सीधे लॉ का हमने मेन लाइन का है। इसमें क्या है कि अगर सेम इनपुट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट भी वही इनपुट आएगा, ऐड होते हैं, सॉरी। देखो इसमें कैसे हो रहा है, यहाँ पर दोनों इनपुट x है, पहले बार दोनों 0 है, दूसरी बार दोनों 1 है, तो मतलब 0 + 0 करेंगे तो भी 0 आएगा और 1 + 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। मैंने पहले बताया था बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 1 होता है, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन की गई है कि अगर सेम इनपुट ऐड हो रहे हैं, एक बार ऐड हो रहे हैं तो उसका आउटपुट भी वही इनपुट होगा, अगर सेम इनपुट मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो उसका आउटपुट भी वही इनपुट होगा, ठीक है। तो अगर x और x ऐड हो रहे हैं तो आंसर आएगा x, और x × x हो रहा है तो भी आंसर आएगा x। तो मतलब 0 + 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 + 1 करेंगे, अगर वो x की जगह पर 0 और 1 इनपुट है तो 0 + 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। वहाँ 1 + 1 2 नहीं होता है, यहाँ 1 + 1 ही होता है, मैंने पहले भी बताया था। सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी है कि 0 × 0 करोगे तो भी 0 और 1 × 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। मैथमेटिक्स में भी 1 × 1 1 होता है और यहाँ बाइनरी में भी 1 × 1 1 होता है। तो इस लॉ को खाली बस जान लो कि ये लॉ होता है, बाकी कोई इसका ऐसा यूज़ नहीं है। तो इसमें इस लॉ इंडेम्पोटेंस लॉ में अगर हम सेम इनपुट को ऐड करते हैं तो भी रिजल्ट हमारा वही इनपुट आता है, और अगर सेम इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट हमारा सेम इनपुट, यहाँ x × y नहीं होगा, यहाँ अगर या तो x × x होगा या फिर x + x होगा, और अगर y हो रहा है तो y + y होगा या y × y होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है दिया हुआ है तो आप उसको जानना जरूरी है। देखो जो नेक्स्ट लॉ है वो उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। इन्वोल्यूशन लॉ इसमें भी ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें कह रहा है कि अगर कोई इनपुट है x, उसका हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा सेम इनपुट, मतलब अगर हम x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा x, मीन्स x डबल डैश = x होता है। कैसे होता है उस टेबल में देख लो, टेबल में क्या हो रहा है कि हम एक इनपुट दे रहे हैं x, ठीक है, पहला 0 दूसरा है 1, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब x डैश निकालते हैं तो 0 कॉम्प्लीमेंट होता है 1 और 1 कॉम्प्लीमेंट होता है 0। फिर अब इसके बाद इसको एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब इसमें एक बार और डैश होता है,
यहाँ पर ये है, ये आया 1 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, 0 का 1। अब इन दोनों को देखो, x जो है वो और x डबल है वो दोनों इक्वल। तो ये जो इंट्रोड्यूशन लॉ होता है वो यही कहता है कि अगर एक सिंगल इनपुट है उसके ऊपर दो बार डैश लगाते हैं तो रिजल्ट हमारा वही सेम आउटपुट है। जो इनपुट हमने दिया था वो आउटपुट में भी वही सेम रिजल्ट है। अगर y पे दो डबल डैश लगाते हैं तो रिजल्ट आएगा y, 1 पर अगर दो बार डैश लगाते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा 1, 0 पर अगर हम दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका भी रिजल्ट आएगा 0। तो सेम वही आ जाएगा, ये कहता है ये। ठीक है, सिंपल सा, कुछ में है नहीं। एक इनपुट है x, उसका दो बार कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सेम वही जो आउटपुट आएगा वो भी इनपुट और आउटपुट एक होगा। देखो नेक्स्ट जो आपका लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। ठीक है, भारी भरकम नाम लगता है लेकिन है कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, अगर कोई इनपुट है x तो x और x डैश दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और अगर वही इनपुट x है और उसका कॉम्प्लीमेंट सेम इनपुट और उसका कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर आएगा 0। कैसे ये चीज़ डिफाइन होगी, वो ट्रुथ टेबल में देखो। ट्रुथ टेबल की तरफ देखो, पहले वाले की ट्रुथ टेबल ऊपर बनी हुई है। एक 3 कॉलम बने हैं, x डैश और उसके बाद दोनों का एडिशन। जब इनपुट x हमने एक इनपुट x दिया 0 और 1, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। उसके बाद दोनों को ऐड किया तो 0 + 1 भी 1 होता है और 1 + 0 भी 1 होता है। तो इससे ये डिफाइन होता है कि अगर एक इनपुट है 0 और उसी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं तो दोनों का एडिशन हमेशा 1 आएगा। और अगर इनपुट 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, मतलब सेम इनपुट को ऐड करेंगे, अगर हम सेम इनपुट को उसी के कॉम्प्लीमेंट से ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में कहानी अलग है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सेम इनपुट को हम उसी के कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। दूसरी नीचे वाली ट्रुथ टेबल में देखो, एक इनपुट है x, 0 और 1 दो वैल्यूज पास की गई हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला गया है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आया और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, x × x डैश किया है तो 0 × 1 भी 0 होता है और 1 × 0 भी 0 होता है। चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे बूलियन अलजेब्रा हो, कंप्यूटर हो, दोनों में कहानी एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ ये कहता है कि अगर कोई इनपुट है, ये लेकिन सेम इनपुट पे ही अप्लाई होता है। अगर कोई इनपुट x है और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। और अगर कोई इनपुट x है और उसका कॉम्प्लीमेंट x डैश है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। देखो नेक्स्ट जो लॉ है ये आपने मैथमेटिक्स में क्लास 6 में पढ़ा हो, कम्यूटेटिव लॉ। उसमें क्या होता था, a + b = b + a होता था, या a × b = b × a होता है। मतलब अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करते हैं और दूसरे नंबर को पहले नंबर से ऐड करते हैं, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो वही लॉ यहाँ पर भी है, सेम वैसे ही है। यहाँ पर ये हम 0 और 1 के लिए अप्लाई करेंगे। और सेम वही चीज़ होती है कि अगर एक नंबर a है और एक नंबर b है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो या फिर a × b करें या b × करें हैं, a करते हैं, एक ही बात आती है। मतलब अगर 2 + 3 करो तो भी 5 आएगा और 3 + 2 करो तो भी 5 आएगा। और उसी तरह से 2 × 3 करो तो भी 6 आएगा, 3 × 2 करो तो भी 6 आएगा। तो ये पता सबको है, बस ये एक लॉ के फॉर्म में इन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। वहाँ पर a b से डिफाइन किया जाता है, यहाँ पर x y से डिफाइन करते हैं। है कुछ नहीं, वही वेरिएबल के फॉर्म में है। वहाँ पर हम डेसिमल नंबर सिस्टम से नंबर इनपुट करते हैं, यहाँ पर हमारे बाइनरी नंबर के साथ दिखाया गया है। तो मतलब पहला इस लॉ में दो चीज़ें आती हैं, x + y = होता है y + x। मतलब दो इनपुट हैं, अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो चाहे पहले को दूसरे से ऐड करें या दूसरे को पहले से ऐड करें, दोनों चीज़ें एक होती हैं। पहले वाले की ट्रुथ टेबल देखो, 0 + 0 0, इसमें x और y दो इनपुट कराए गए हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 को 0 से ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 को 0 से करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 को 1 से करेंगे तो भी 1 आएगा। और ठीक है, इसका उल्टा करते हैं, अगर हम y को पहले रखते हैं और x को बाद में रखते हैं तो 0 + 0 0, 1 + 0 तो भी 1 और 0 + 1 तो भी 1। तो सेम वही चीज़ आएगी। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी होती है कि x और y दो इनपुट दिए गए हैं, पहले x × y करके दिखाया गया, फिर y × x दिखाया गया। तो बात वही है कि 0 × 0 करोगे तो भी 0 और 0 × 1 करेंगे तो भी 0। तो पहले इनपुट में x और y को मल्टीप्लाई किया गया है, दूसरे वाले में y × x किया गया है। कहने का मतलब ये है कि चाहे x को y से मल्टीप्लाई करो चाहे y को x से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। तो ये जो हमारा लॉ होता है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जो मैथमेटिक्स में है वही यहाँ बूलियन अलजेब्रा में सेम है। ठीक है, और दो लॉ और भी हैं डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसको आगे जब आगे की क्लास आएगी तब उसको बताएंगे, क्योंकि अब 3 चीज़ें इसमें बची हैं बताने के लिए। वो दोनों लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बचा, और एक डिमोर्गन्स थ्योरम होती है। डिमोर्गन्स थ्योरम का प्रूफ बताना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रूफ का डेरिवेशन, सॉरी प्रूफ नहीं कहते हैं, डेरिवेशन कहेंगे। उसका डेरिवेशन बताना पड़ेगा कि कैसे वो डेराइव होती है। तो वो डिमोर्गन्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन पूछा जाता है, मतलब वो आपकी क्लास 11th में ही वो एक्सरसाइज में भी पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन कॉपी में भी कराया जाएगा। तो उसका एक डेरिवेशन है, बहुत ईजी सा है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, तो वो बताया जाएगा। तो लास्ट क्लास में या मैक्सिमम 2 वीडियो में शायद ये कवर हो जाए, इससे ज़्यादा ना बचे। अब अगर जिसको भी जो भी डाउट है, बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी मैं वर्क देता हूँ आप प्लीज़ उसे करो। अगर आप लोग करोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास लाइव नहीं चल रही है। यहाँ मैं चेहरा देख कर नहीं बता सकता हूँ किसके समझ में आया है, किसके समझ में नहीं आया है। तो अगर आप मुझे बताओगे कि हाँ समझ में नहीं आया, तभी मैं आगे उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। बार बार मैं आप लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करूँ, टोकूँ, उसके बाद आप लोग वर्क करो, उससे बेटर है कि आप लोग खुद से सीरियस हो। 9th-10th की पढ़ाई और 11th-12th की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और 11th-12th की कंप्यूटर जो है वो जितनी डिफिकल्ट आपकी फिजिक्स होगी उसके इक्विवेलेंट है। मैथ से इसकी बराबरी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी डिफिकल्ट आपकी फिजिक्स होती है उतनी ही डिफिकल्ट आपकी कंप्यूटर होती है। और अभी जो दोनों चैप्टर हैं ये ईजी वाले चैप्टर हैं, आगे के चैप्टर इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए ईजी वाले चैप्टर से स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़े एक्टिव हो जाएं और इसे यूज़ करना, मतलब से पढ़ना शुरू कर दें। जितना आप डिले करते चलोगे ये और उतना डिले होता जाएगा। और भले अभी स्कूल नहीं खुला है, लेकिन स्कूल खुलेगा ज़रूर, चाहे नवंबर-दिसंबर में क्यों खुले, तो सारा वर्क उस समय तक कंप्लीट भी होना चाहिए। और अब ये ऐसा नहीं होगा कि स्कूल खुलेगा तो फिर से एक्सप्लेन होगा, अब वो टाइम जा चुका है। अगर स्कूल ओपन हो गया तो हो सकता है मार्च-अप्रैल में एग्जाम भी हो, क्योंकि वो तो सब लोग मान के चल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई चली रही है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो स्कूल वाले जानते हैं और बच्चे जानते हैं, जो टीचर जानता है बच्चे जानते हैं कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान दें, वरना आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। अब इसको रिपीट हम नहीं कर सकते फिर से क्लास में, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कोर्स है, 22-23 चैप्टर है कंप्यूटर में, 22-23 चैप्टर है। कोई चैप्टर ऐसा नहीं जो 15-20 दिन से कम ना लगे। अगर वो डेली क्लास 6 क्लास डेली होती है थ्योरी की, तब जाके वो लास्ट में जाके जनवरी में कंप्लीट हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो, उस पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू।